तो मित्रों, खिलौना बना खलनायक और टीचर आज बना स्टूडेंट। मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी है क्योंकि स्टूडेंट के रूप में मैं प्रतीक सर से टाइमलाइन सीख रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंशियंट इंडिया की टाइमलाइन समझी थी, जिसके अंत में ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी का सब चल रहा था और उसी वक्त विदेशियों का आक्रमण होता है, तब से मध्यकाल की कुछ शुरुआत हो रही थी। तो पार्ट 2 में हम अब पूरी मध्यकाल की टाइमलाइन समझेंगे। जी सर। जी सर, हम लोग आज डिस्कस अभी करने वाले हैं द पीरियड फ्रॉम 750 सीई ऑनवर्ड, 750 के बाद भारतीय इतिहास में क्या क्या हुआ और कौन सी डायनेस्टीज रूल करती है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो दिस वाज एक्चुअली द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000 वेयर थ्री डायनेस्टीज वर रूलिंग, गुर्जर प्रतिहार, पालास एंड राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार वर दी वंस जिसने अरबों के साथ लड़ाई की, ये याद रखेगा। इसमें बहुत सारे राजा आते हैं लिस्ट के अंदर, मैं सबके ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, पर ये बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स में हर एक डायनेस्टी के फाउंडर्स की बात की गई। जैसे गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट वन करके राजा थे, वत्सराज थे, नागभट्ट टू थे। वत्सराज या नागभट्ट वन ऐसे हैं जिन्होंने अरब के सामने लड़ाई की थी, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया को रोका था। वैसे गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज करके एक राजा आते हैं जिन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा बनाया था और कन्नौज में अपना इंपीरियल कैपिटल बनाया। इनफैक्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि जब ये तीन डायनेस्टी लड़ रही थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इसमें सबसे लॉन्गर पीरियड तक कन्नौज किसने जीता था? तो गुर्जर प्रतिहारों ने जीता था। ये हमारे लिए प्रोमिनेंट टाइमलाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड था, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 750 टू 1000 के बीच में। और इसी ट्रांजिशन के अंदर हमें ये पता चलता है कि अरब इन्वेजन और 1000 के बाद गजनी का इन्वेजन हुआ, मोहम्मद गजनी का। खैर, गजनी का इन्वेजन 1017 से शुरू होता है और 1026 तक होता है, 1026 तक। अब हमें क्या याद रखना है इस दौर के अंदर मेनली, कि जब गजनी का आक्रमण हो रहा था तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह से चेंज होती है, थोड़ी बहुत वो। सेकेंडली, हमें इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये भी पता होना चाहिए कि गजनी का आक्रमण क्यों सक्सेसफुल हो पाया। तो हमें ये याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार जब नॉर्थ इंडिया में पालों के साथ, राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई कर रहे थे, तब इनके सामंत सत्ता के ऊपर आया था। हमने डिस्कस किया था 750 ऑनवर्ड्स इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म का दौर था, फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद का दौर। तो ये जो सामंतवादी प्रक्रिया थी, इसमें छोटा राजा कमजोर या मजबूत हो गया और बड़ा राजा जो है वो कमजोर हो गया। तो सामंत अब बेसिकली डोमिनेट करने की कोशिश करेगा अपने मुख्य राजा के ऊपर। इन सब के चक्कर में गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत, जो छोटे राजा हुआ करते थे, जैसे गुजरात के अंदर सोलंकी थे, उनका इमरजेंस होने की शुरुआत हुई। यहाँ सेंट्रल इंडिया में परमार डायनेस्टी ऐसे तो राष्ट्रकूटों की सामंत थी, पर राजपूत डायनेस्टी थी, तो वो निकल के आती है। वही कहानी आपको चंडेलों की देखने को मिलती है, जो आज की बेसिकली सेंट्रल इंडिया में सत्ता के ऊपर आएंगे। एंड विल साइमल्टेनियसली सी कि कन्नौज में खुद गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए, फिर लेटर पीरियड में गढ़वाल से निकल के आए, राजस्थान में चौहान डायनेस्टी निकल के आई। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी बड़ी रीजनल राजपूत डायनेस्टीज की शुरुआत होती है। कब होती है? 1000 से लेके 1200 तक का पीरियड। ये राजपूत डायनेस्टी इस नॉर्थ इंडिया में जब रूल कर रही होती है, इसमें गढ़वाल्स बेसिकली रूल कर रहे थे कन्नौज में। चंडेलास जो रूल कर रहे थे जेजा भुक्ति के अंदर, या आज के महोबा वाले रीजन में, कलिंजर में। परमार मालवा के अंदर, सोलंकी गुजरात में, पाटन नाम की जगह, वहां से उनका शासन चल रहा था। और चौहान जो ओरिजिनली संबार लेक यानी कि राजस्थान से थे, और फिर अजमेर और फिर दिल्ली भी इन्होंने कैप्चर किया। तो इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे राजपूत ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। इसमें तोमर डायनेस्टी भी आ जाती है। तोमर वर रूलिंग फ्रॉम दिल्ली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से गुर्जर डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हुआ, राष्ट्रकूटों का डिक्लाइन हुआ, पालों का डिक्लाइन हुआ, और 1000 से लेके 1200 तक के बीच में राजपूत डायनेस्टीज का इमरजेंस हुआ। जब ये राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, तभी मैंने आपको बताया कि गजनी का आक्रमण हुआ। गजनी ने इस पीरियड में गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी के साथ लड़ाई की थी। इनफैक्ट भीमदेव वन करके एक राजा थे जिनके साथ उसकी संघर्ष चलती है। गजनी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही परमार डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते हैं, राजा भोज, जिनके नाम का भोपाल बना है, भोजपाल करके शहर है ना, भोजपाल, भोजपुर। और वहां भोजशाला की बात की गई थी। भोजशाला अभी करंट अफेयर्स के अंदर भी न्यूज में है। तो इस बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस किस प्रकार की घटना बनी। और ये 1000 से लेके 1200 तक का पीरियड नॉर्थ इंडिया में था। इनफैक्ट जब पालो का डिक्लाइन हुआ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1100 के बाद बंगाल के अंदर एक और डायनेस्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है सेना डायनेस्टी। ये आखिर की लोकल डायनेस्टी थी बंगाल के अंदर जो सत्ता के ऊपर आई। राष्ट्रकूटों का डिक्लाइन हुआ तो देर इज वन मोर टाइम रिवाइवल। रिवाइवल किसका होता है 1000 के बाद? तो देर इज अ रिवाइवल ऑफ द चालुक्यस। वही चालुक्यस जो उनके सामंत हुआ करते थे पहले, उनको टॉपल करके राष्ट्रकूट पावर के ऊपर आए थे। राष्ट्रकूट का डिक्लाइन हुआ तो फिर से चालुक्यस का रिवाइवल हुआ। तो चालुक्य दो दो बार आएंगे आपको। इनको कहते हैं कल्याणी चालुक्यस। इनके कोर्ट से बिलोंग करते थे
बिल्हान बिल्हान नाम के एक ऑथर थे जिनके ऊपर पिछले साल सवाल आ चुका था। बिल्हान मूल कश्मीर से थे बट देन ही केम टू द कोर्ट ऑफ कल्याणी चालुक्य। तो इस तरह से हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अलग-अलग राजा है, पालव के अंदर बहुत सारे डायनास्टीज़ के राजा मिलेंगे, राष्ट्रकूट के राजाओं की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती रहेगी और फिर आपको यहाँ नाम पूछता है कौन-सा राजा कौन-सी डायनास्टी से। जैसे यहाँ पूछा है नन्नू का चंडेल डायनेस्टी से, जय शक्ति परमार डायनेस्टी से, भोज राष्ट्रकूट से, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार। अभी हमने देखा कि नागभट्ट तो गुर्जर प्रतिहार से है, जय शक्ति परमार से है नहीं, नानू का गुर्जर चंडेला से है, यस चंडेल डायनेस्टी बेसिकली सेंट्रल इंडिया में रूल कर रही थी। भोज राष्ट्रकूट से है, ये गलत है सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबब्ली इसका 2 आंसर राइट है 1 एंड 3, तो ओनली 2 पेयर्स। अब इस तरह के फैक्चुअल सवाल आते हैं, ये 2022 के प्रीलिम्स के अंदर आया था। तो नाम भी याद रखने हैं, डायनेस्टीज भी याद रखनी है, कब कौन पावर के ऊपर आया वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों ये सेशन कंटिन्यू करने से पहले जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिडिवल इंडिया की टाइमलाइन, जो आपको इस बार यूपीएससी सीएससी 2024 की प्रीलिम्स में बहुत ही काम में आएगी, मैं और मुनाल सर इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। बट ये सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी प्लस जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग वहां पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। इनविटेशन का कारण यही है कि अगर आप लोग सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए, तो आपको यहाँ पे कवरेज पूरा का पूरा दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। फुल सिलेबस कवरेज टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, आंसर राइटिंग्स, अपडेटेड करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, मेंटर सॉल्यूशंस, आपको मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सीसेट, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, अभी 29,999, जी हाँ 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपने जून के अंदर सब्सक्रिप्शन लिया तो अगले साल जून तक, और उसके बाद आपकी मेंस की पूरी जो प्रिपरेशन होगी, क्योंकि अगले साल आप मेंस भी अपीयर करोगे मैं आशा करता हूं, तो उसमें 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन रुपीज 29,999 के अंदर आपको कवरेज दिलाया जा रहा है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के अंदर इन्वॉल्व है और फायदा यही है कि आपको इसमें हिंदी, इंग्लिश, कोई भी बैचेस होगी वो सब की सब आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में मिलेगी। तो जरूर से इसका लाभ उठाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसका लाभ उठाइए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यहाँ प्रीलिम्स की, मेंस की, इंक्लूडिंग सीसेट की, आपको कोई भी जगह के ऊपर इधर उधर भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, ये हमारे इंग्लिश के एजुकेटर्स है, इंग्लिश के एजुकेटर्स है, हिंदी इंग्लिश मिक्सचर है, और यहाँ स्पेसिफिक जिसको इंग्लिश मीडियम के बैच चाहिए वो भी हम लोग आपको कवर करवा के दे रहे हैं 2025-2026 के लिए। तो जरूर से लाभ उठाइए। हम लोग आपको अश्योरेंस देते हैं अभ्यर्थी से लेकर अधिकारी तक, जहां आपको पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी हम कराएंगे। प्रीलिम्स में क्लियर करेंगे तो मेंस की गाइडेंस देंगे, और मेंस क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू की भी आपको फुल हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके सिवाय अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी इंस्पायर, यूट्यूब और स्पेशल क्लास के ऊपर जो खास करके टॉपर्स है उनके द्वारा क्लासेस कंडक्ट करवाए जाएंगे। खास करके जो भी स्टूडेंट 2024 के प्रीलिम्स के बाद की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये टॉपर्स गाइडेंस देंगे, तो इसका भी लाभ उठाएगा। इसी चैनल के ऊपर इनके सेशंस होंगे। अदर देन दिस हम लोग यहाँ पे सीसेट के लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं 12 तारीख को। खैर ये सेशन अगर इस बार 2024 के प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इस सीसेट का मॉक टेस्ट भी जरूर से दीजिएगा। इसके सिवाय अगर आप 2024 की साइकिल मतलब 2025 और 26 की साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम साइकिल के लिए, तो ऑप्शनल की तैयारी भी आप शुरू कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं ऑप्शनल, जहां मिड जून से यानी कि 16 जून के बाद के कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग पीएसआईआर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे ऑप्शनल हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे। तो जरूर से लाभ उठाइए और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब की डिटेल मिल जाएगी। खैर नीचे जब 1000 के आसपास राजपूत डायनेस्टीज का इमरजेंस हुआ, तभी हमें याद रखना है इंपीरियल चोलास भी सत्ता के ऊपर आए थे। कौन इंपीरियल चोलास? जो हमने पिछले क्लास के अंदर बताया, पल्लव डायनेस्टी को टॉपल करके सत्ता के ऊपर बैठे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने आपको बताया कि पल्लव डायनेस्टी 890 के आसपास डिक्लाइन में गई और 900 के बाद इंपीरियल चोलास आए। इंपीरियल चोलास में सबके सब राजा को याद नहीं रखना है, क्योंकि 850 890 के बाद ये लोग आएंगे। इसमें 1000 के बाद ही इमीडिएट राजा है। जैसे राजेंद्र करके एक राजा है, ये वही राजेंद्र है जिसने दक्षिण भारत कैप्चर किया, श्रीलंका कैप्चर किया, मालदीव्स कैप्चर किया, आज के साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा, जावा तक ये पहुंच गए थे। और बे ऑफ बंगाल इनके लिए एक समुंदर के अंदर मैं कह सकता हूँ लेक के रूप में था, उनकी नेवी इतनी पावरफुल थी।
तो ये पूरी कहानी है। राजेंद्र के कंटेम्पररी कौन थे? मोहम्मद गजनी था। गजनी ने जब आक्रमण किया तब राजेंद्र शासन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की थीम हमको क्लियर हो जानी चाहिए। राजेंद्र का कंटेम्पररी कौन था? तो राजेंद्र का कंटेम्पररी इस पीरियड में सेंट्रल इंडिया का राजा भोज हुआ करता था। कौन राजा भोज? जो परमार डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से जब तक आप थीम याद नहीं रखोगे, यहाँ गुजरात में आपको भीमदेव देखने को मिलते हैं। भीमदेव वन करके राजा थे। तो यूपीएससी क्या जो पूछेगा? सोलंकी युग। हाँ, सोलंकी डायनेस्टी, जिसने गजनी के सामने लड़ाई भी की थी, मोढेरा का सन टेम्पल बनाया, इन्हीं के ही वहां से अगर आप देखोगे रानी की वाव की स्थापना की गई। तो यू हैव टू कनेक्ट द लिंकेजेस। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कतें होगी सर। और ठीक है। सर इसके लिए तो नोट्स बनाने पड़े। और इससे पिछले वाला वीडियो बना तब से मैं नोट बना रहा हूँ, तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि देखिए सर, पहले चोरा चेला और पांड्या थे, उनको हटाकर चालुक्य जो बदामी में थे वो आए, चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आए, पल्लव जो कांचीपुरम थे उनको हटाकर इंपीरियल इंपीरियल चोला चोला है। आए। इंपीरियल चोला का कैपिटल था हाँ, तांजोर या तांजावुर। उसके बाद जो ऊपर गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के बीच लड़ाई चल रही थी, तब गजनी, मतलब उसके बाद उनके डिक्लाइन के बाद तुरंत गजनी का आक्रमण हुआ। हुई, और पैरेलल राजपूत और बाकी सब बहुत सारे डायनेस्टी बन गए थे। तो ये ऐसी चीजें सर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये सब लिख लिख के तैयार करना पड़ेगा, वरना ये सब याद नहीं रहेगा। सर ये क्रोनोलॉजी हमेशा टाइम एंड स्पेस डायमेंशन से पढ़नी होती है। एक्चुअली मिस्टेक क्या हो रही है, बच्चे ना रट्टा मारते हैं, ये राजा ये आया, ऐसे नहीं। आप नक्शा के साथ देखिए कि कौन किसका कंटेम्पररी था, ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन वाइज चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल। इनफैक्ट सर यहाँ से ही अब हम लोग प्रॉपर मिडिवल इंडिया में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1200 तक आते आते वी विल कम टू नो कि भारत में रीजनल डायनेस्टीज का फॉर्मेशन हुआ। गजनी का आक्रमण तो करीबन 1000 के आसपास ही हो गया था, पर गजनी इंडिया में कभी एम्पायर नहीं बनाया हुआ है। और इस पीरियड के अंदर राजपूत डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। भारत के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग राजा आपको उस टाइम के अंदर मिलते रहेंगे। इनफैक्ट ये सवाल आपको पूछ दिया गया था 2023 की प्रीलिम्स में। अब आप देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th सेंचुरी एडी का मतलब है 701 से लेके 750 के पीरियड के बीच में है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी डायनेस्टीज हमने अभी तक पढ़ी है जो अर्ली 8th सेंचुरी में थी। गढ़वाल्स पड़े हैं, पर गढ़वाल्स भी मैंने आपको बताया 1000 के बाद पावर के ऊपर है, 1100 के बाद। तो इनमें से कोई डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही है? यादव, काकटिया, गढ़वाल एंड होयसाल नहीं। हमने अभी तक नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े, क्योंकि वो थे नहीं। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। तो देखिए सर, क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल बहुत आते रहते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट अब हम लोग ट्रांजिशन में जा रहे हैं 1000 से लेके 1200। अभी राजपूत पीरियड मैंने आपको बताया। 1200 के तक आते-आते भारत में और भी रीजनल किंगडम्स बन जाएँगे। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए कि जब सिंध में कासिम का आक्रमण हुआ तो उसके राजा थे दाहिर। दाहिर को खत्म करके मोहम्मद बिन कासिम ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। यही कासिम और उसकी सेना और बाकी सारे अरब राजाओं ने गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर अटैक किया, पर ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? मोहम्मद कासिम तो 8th सेंचुरी में आया था 712 के अंदर, राइट? ओके। बट ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग हिज एम्पायर। ये अरब में से बहुत बेसिकली 2 कमांडर्स थे, वो कश्मीर की तरफ गए थे। और इस पीरियड में कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी रूल कर रही थी। ललित आदित्य करके एक राजा आपको देखने को मिलता है, वो थोड़े पहले हो चुके थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने मार्तंड सन टेम्पल की स्थापना करवाई। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि ये तो 8th सेंचुरी का मैप है, पर 8th सेंचुरी के अंदर मैंने बताया, और नीचे पल्लव डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा है, और पल्लवास का डिक्लाइन होते होते क्या आ रहा है, इंपीरियल चोलास। ओके, तो दिस इज दी अर्ली मिडिवल इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। वहां से ही थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं गजनी के आक्रमण के समय पे क्या हुआ। तो गजनी ने जब आक्रमण किया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ अरब से ऑलरेडी सिंध के अंदर तो बैठ चुके हैं। चौहान, सोलंकी, परमार, चंडेल और गढ़वाल का इमरजेंस होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट है ना, इनफैक्ट गुर्जर प्रतिहार वाज स्टिल रूलिंग। गढ़वाल अभी भी नहीं आए थे। गुर्जर प्रतिहार वाज स्टिल रूलिंग। इनफैक्ट इस पीरियड में गजनी सबसे पहले इंडिया की कोई डायनेस्टी को खत्म करता है, उसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी क्योंकि रूट के ऊपर थी, दे वर ऑन द रूट टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसके लिए गजनी इनको टॉपल कर देगा। और गजनी का जब आक्रमण हो रहा था तब दक्षिण भारत में दूसरी डायनेस्टीज का भी इमरजेंस होने की शुरुआत हो गई थी सर। ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ से 1300 तक का टाइम पीरियड में आपको डायनेस्टीज बता रहा हूँ कि कौन सी डायनेस्टीज भारत के अलग अलग एरिया में रूल करे। तो नॉर्थ में तो राजपूत डायनेस्टीज आपको मिलती है, ये हिंदू शाही तब तक डिक्लाइन हो चली गई। बंगाल में सेना डायनेस्टी थी, आखिर की डायनेस्टी। उड़ीसा में गंगा डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ था, अनंत वर्मन करके राजा आपको देखने को मिलते हैं 1100 के आसपास, 1100-1200 के बीच में इनकी गंगा वंश की स्थापना की है इन्होंने। जगन्नाथ टेम्पल की फाउंडेशन इसी पीरियड में रखी। वी विल सी कि यादव डायनेस्टी अब आपको इस पीरियड में देखने को मिलती है। इनफैक्ट काकटियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, काकटियाज इसी पीरियड में निकल के आए थे। वी विल कम टू नो होयसाल डायनेस्टी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि दिस इज द पीरियड
अराउंड 1200s है ना, 1100-1200 तक का ये पीरियड है। और इस पीरियड के अंदर नई 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 इमर्जेंस आपको डायनेस्टीज की देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट ये जो इंपीरियल चोलास है ना, इंपीरियल चोलास, हम्म, वो 1100-1200 तक आते आते उनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड देयर इज द रिवाइवल ऑफ द पंड्यास। पंड्यास कौन? जो मदुरई में हुआ करते थे संगम पीरियड में। तो ये जो नक्शा है उसमें दक्षिण भारत में बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलता रहेगा। इनफैक्ट गुजरात में पहले सोलंकी डायनेस्टी थी, सोलंकी को हटा के गुजरात नाउ वाज रूल्ड बाय द वाघेलास। वाघेलास वर एक्चुअली a local dynasty in गुजरात ओनली। हम्म, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बहुत सारी डायनेस्टीज आई। ये डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही है। तब मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ। तो पहले कौन आया था? कासिम। कासिम कहाँ आया था? सिंध में 712 में। फिर दूसरा कौन आया? गजनी। गजनी आया कब? कि उसने 1000 के बाद अटैक किया कन्नौज से लेके नॉर्थ इंडिया, सोमनाथ टेम्पल, बाकी सारा। उसके बाद तीसरा आया घोरी। घोरी आया 1178 में पहली बार। उसने गुजरात में वाघेला के सामने लड़ाई की थी। बट समहाउ इन द बैटल ऑफ कयाद्रा ही लॉस्ट एवरीथिंग। वो गुजरात में हार गया। उसके बाद 1191 में और 1192 के अंदर, 1191 में और 1192 में तरेन नाम की जगह में उसने लड़ाई की। बैटल ऑफ तरेन कहते हैं। और ये तरेन की लड़ाई के अंदर चौहान डायनेस्टी से पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे, जो पहली तरेन की लड़ाई में गजनी को भगा देंगे। बट सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान हारे उसके बाद नॉर्थ इंडिया के ऊपर मोहम्मद गोरी का दबदबा बन गया। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाय द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी तक आते आते 12वीं शताब्दी के एंड में और 13 मतलब ट्रांजिशन में वी विल सी कि अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। क्योंकि मोहम्मद गोरी ही था जिसने दिल्ली के सुल्तान्स को या दिल्ली के तुर्किश राजाओं को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। उसी के ही स्लेव्स हुआ करते थे, उसी के ही गुलाम हुआ करते थे, जो धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करेंगे। तो तरेन की लड़ाई घोरी जीत गया। घोरी ने चौहान को हराया। उसके बाद उसने गढ़वालों को हराया। नॉर्थ इंडिया में बाकी सारे रीजनल डायनेस्टीज को उसके लोकल गवर्नर्स ने खत्म किया। और यही घोरी के सामंत के रूप में, उसके स्लेव के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया और वहां से शुरू हुआ स्लेव डायनेस्टी। तो इस तरह से अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। एंड दिस इज हाउ प्रॉपर मिडिवल इंडिया स्टार्ट। सर मैं एक दो चीज अगर आपको पूछ जी सकूं, सर। ये आपने खुद से बनाया है? हाँ जी सर। मुझे ये लगा क्योंकि मित्रों नक्शे के अंदर किताबों में ऐसा दिया नहीं है। तो ये आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, और आप ये डाउनलोड करना ताकि अच्छा, आपको ये और हाँ, अच्छे हिंदुशाही ये भी नहीं है कि शाही को गजनी ने खत्म कर दिया था। बट ये थोड़ा है। बट दिस ओवरऑल ये थीमेटिकली मैंने बनाया है समझने के लिए। दिस इज मोर फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वरना हमेशा नक्शों में ये होता है कि उनको 4 चीज़ दिखानी है वही दिखाते हैं, बाकी 6 चीज़ें मिस हो जाती है, हाँ। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें और आ कौन सी डायनेस्टी, जैसे सेना डायनेस्टी को किसने खत्म किया था? तो गोरी ने ही खत्म किया था। गोरी का ही सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी यहाँ तक आया, गढ़वालों को डिफीट, मोहम्मद गोरी तो खुद गढ़वाल को डिफीट करता है। उसके बाद बिहार और बंगाल को जीता किसने था? तो बख्तियार खिलजी ही वाज अ गोरीड कमांडर। ओके। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है 1206 में, वो कौन था? मोहम्मद गोरी का सामंत हुआ करता था। और इस तरह से दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत हुई। इनफैक्ट सर, यहाँ से अब मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन हो रहा है। मिडिवल इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक का पीरियड। इस पीरियड में दिल्ली के सुल्तान्स की हम लोग बात करते हैं। टोटल 5 डायनेस्टीज है। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक रूल करते हैं। इनमें 4 इंपॉर्टेंट राजा आपको देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, वी विल सी अल्तुतमिश, रजिया सुल्तान अल बलबन। उसके बाद हमको देखने को मिलते हैं खिलजी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रूल करती है। इसमें दो ही राजा इंपॉर्टेंट है, एक है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन। इनफैक्ट इसमें एक ही राजा इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक रूल करेगा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक ऐसे तो रूल करती है 1320 से लेकर 1414 तक, पर इसमें 3 ही राजा इंपॉर्टेंट है। 3 में ग्यासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, जीबीटी के नाम से हम लोग पहचानते हैं। पर सबसे पगला राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था 1325 से लेके वी विल कम टू नो कि 1350 तक रूल करता है। और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 5 पागल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं हम लोग उसको। तो एक्सपेरिमेंट्स खैर मतलब स्मार्ट था, वो इतना भी पगला नहीं था। बट इतिहास में कभी कभी बदनाम हो चुका है, जैसे शिक्षक बदनाम हो चुके हैं। एंड वी विल फाइंड कि 1320 से लेके 1414 तक की कहानी आपको मिलती है। इस दौर में भारत में फिर विदेशी आक्रमण हुआ। जैसे देखो, घोरी खुद आक्रमणकारी था और उसी की ब्रांच ने डायनेस्टीज बनाई। तुगलक डायनेस्टी जब रूल कर रही है 1320 से 1414 के बीच में, इस पीरियड में करीबन 1398 के आसपास, 1398 के आसपास भारत में तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर जो सेंट्रल एशिया का राजा था, और उसने आके स्लेव डायनेस्टी को टॉपल कर दिया।
इन सब चीज़ों के कारण जब स्लेव डायनेस्टी कमज़ोर हो गई, स्लेव मतलब दिल्ली के सुल्तान कमज़ोर हो गए, तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर हो गई, तो भारत में स्थानिक राज्यों का इमर्जेंस हुआ, प्रोविंशियल किंगडम्स, ओके। तो आप देखते हैं विजयनगर का डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात में मुज़फ्फरीद डायनेस्टी निकल के आई, मालवा में आपको खिलजीस वंश देखने को मिलता रहता है, बहमनी सुल्तान्स निकल के आए, नीचे दक्कन में सुल्तान्स निकल के आए। ये सब कब आए? 14th सेंचुरी में। इनफैक्ट ऑल द प्रोविंशियल किंगडम्स they start their legacy in the 1330s, and by 1400s they will be proclaiming independence. This will also include the area of जौनपुर, जहां जौनपुर में भी एक छोटा रजवाड़ा बन के आ गया। तो आप देखिए कि तैमूर के आक्रमण के आगे पीछे के पीरियड में भारत में ये जो 5 डायनेस्टीज है, इन सब का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट तैमूर का आक्रमण ही था जिसने भारतीय इतिहास को बदला। कैसे बदला? इट गेव बर्थ टू सैयद डायनेस्टी। अब आप पूछोगे कि ये सैयद कौन थे? तो जैसे तुगलक डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट राजा है, गयासुद्दीन बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद तो तैमूर आ गया। तैमूर के आक्रमण के कारण उसने एक व्यक्ति को अपना गवर्नर बना के छोड़ा था जिसका नाम था खिजर खान। खिजर खान मूलतः से सैयद था। एक्चुअली तैमूर ने दिल्ली में सबका कत्लेआम कर दिया। पर तैमूर ऐसा चाहता था कि देखो मैं वेलफेयर भी हूँ, मतलब मैं लोगों के बारे में भी सोचता हूँ। तो उसमें एक व्यक्ति उसको जाके मिलता है और कहता है कि तुम मुझे मत मारना, मैं सैयद हूँ। अब सैयद की लेगेसी क्या है? तो सैयद ऐसा मानते हैं इतिहास में, खास करके इस्लामिक हिस्ट्री में, कि सैयद्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो तैमूर को किसी ने कहा कि यार तू वो व्यक्ति को मारेगा तो वो तो प्रॉफिट मोहम्मद का बेसिकली जो इस्लाम के फाउंडर है उनका डिसेंडेंट है, उनका वंशज है, तो तेरे ऊपर पाप लग जाएगा। तो तैमूर उनको गवर्नर बना देता है। इस तरह से खिजर खान, बिकॉज ऑफ हिज सैयद लेगेसी, उनका नाम सैयद था, उनकी लेगेसी सैयद थी, कहीं ना कहीं लिंकेजेस होती होगी, तो सही उनको छोड़ के चला गया और कहा कि आप मेरे गवर्नर बन के रहना। तो इस तरह से तैमूर के आक्रमण के बाद 1398 में फाइनली तुगलक डायनेस्टी 1414 तक खत्म हो गई और सैयद जो उन्हीं के ही तैमूर के गवर्नर थे, वो अल्टीमेटली बिलसी की एक नए ब्रांच की शुरुआत करते हैं, खिजर खान। इसमें कोई राजा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डायनेस्टी बड़ी कमजोर रही है, तैमूर की बदौलत उभर के आई थी। इन्हीं को टॉपल किया लोधियों ने 1451 से 1526 के बीच में, जहां हमें पता चलता है कि लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इंटरेस्टिंगली इस पीरियड में ये लोग अफगान डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। अब देखिए सर, इसमें सबके सब राजाओं के ऊपर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, पर मैं खाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर राजा कोई एम्पायर नहीं बना पाए, सबके सब दिल्ली के आजू बाजू में ही थे। खिलजीस वर दी ओनली वंस जो लोग दक्कन तक गए थे, या मैं कह सकता हूँ तुगलक्स थे थोड़े बहुत जो दक्कन तक गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को मदुरई तक भेज दिया था 1311 के बाद, ओके। इंटरेस्टिंगली इन सब डायनेस्टीज को तुर्किश डायनेस्टी कहते हैं, मतलब तुर्किश ओरिजिन। लोधी वॉज द ओनली डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड एज द अफगान डायनेस्टी। ये अफगान थे, प्रॉपर पठान हुआ करते थे। अब हमें क्या याद रखना है इस पीरियड के अंदर? एक तो याद रखना है तैमूर का आक्रमण, पहली चीज तो हमने देख ली। सेकेंडली हमको इस पीरियड के अंदर याद रखना है प्रोविंशियल किंगडम्स का डेवलपमेंट। जैसे विजयनगर एम्पायर की स्थापना इसी पीरियड के अंदर होगी। किसके समय पे थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था 1325 से 1350 के बीच में, तब हरी और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर का नेबरहुड हुआ करता था बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम, बहमनी सल्तनत कहते हैं। हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमद शाह करके एक राजा थे। वो कब स्थापना करते हैं बहमनी किंगडम की? गुलबर्ग और बिदर नाम की जगह से। इट वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ तुगलक डायनेस्टी ओनली, वो भी तुगलकों के कंटेम्प्रेरी में करेंगे। वही कहानी आप देखिए सर यहाँ पे, वो था लोधी डायनेस्टी। लोधी 1451 से 1526 के बीच में रूल करते हैं। दिल्ली में इनका कैपिटल था, लेटर ऑन शिफ्टेड टू आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा में शिफ्ट किया। जब सिकंदर लोधी आगरा में कैपिटल शिफ्ट कर रहा था तब यूरोपियंस की एंट्री हो गई थी। सिकंदर लोधी का कंटेम्प्रेरी था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 के अंदर। तो हमें कंटेम्प्रेरी ये सवाल आ चुका है सर, ओके। ये पूछा गया था कि जब वास्को डी गामा आया तो कृष्णदेव राय विजयनगर में शासन कर रहे थे। एक्चुअली विजयनगर में उस टाइम पे कृष्णदेव राय नहीं थे, विजयनगर में 4 डायनेस्टीज थी। अभी मैं स्लाइड से आपको समझा देता हूँ। पर कहने की बात मेरी ये है कि हमको ये थीम क्लियर हो जानी चाहिए बेस्ड ऑन द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526। इसी पीरियड में बड़े साम्राज्य भी बन रहे थे, प्रोविंशियल किंगडम्स भी बन रहे थे, यूरोपियंस की एंट्री भी हो चुकी है। जी सर, और ये भी आप देखिए सर ने ये स्लाइड खुद से बनाई है, ऐसी आपको सीधी कम ही मिलेंगी चीज़ें। और ये भी आपको पढ़ के और लिख के खुद तैयार भी करना चाहिए, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं सर, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। मैंने तो सब लिख लिया, और मैं मजाक नहीं, मैंने सच में लिखा है। 1206 से 1526, उसके अंदर ये गुलाम वंश, उसमें रजिया सुल्तान थी, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सईद, और उसके बाद लोडी। इसमें लोधी लोडी अफगान थे, बाकी सब तुर्की थे। तुर्किश थे।
फिर ये वास्को द गामा आया, उस वक़्त लोडी अच्छा सत्र। सर, इंटरेस्टिंगली खिलजी को ये पावर के ऊपर आने को खिलजी रिवॉल्यूशन कहा गया इंडियन हिस्ट्री में। हुँ, अब लोग क्यों रिवॉल्यूशन कहते हैं? क्योंकि खिलजी वाज़ तुर्को अफ़गान डायनास्टी। हुँ, आधी तुर्किश आधी अफ़गान थी। इसके पहले ऐसा मानते थे कि भई खाली तुर्किश लोग ही सत्ता के ऊपर आ सकते हैं भारत में। जैसे बलबन करके राजा था, वो स्लेव डायनास्टी में था। उसका ये मानना था कि मैं तुर्कों के सिवा किसी और को सत्ता में नहीं आने दूँगा। मैं खुद भी तुर्किश हूँ और इस तरह से। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें बहुत राजा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया मैंने आपको बताया और बलबन। इनफैक्ट बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोनों के दोनों इल्बारी डायनास्टी से बिलॉन्ग कर रहे थे, विदिन द स्लेव डायनास्टी। तो स्लेव डायनास्टी 1206 से लेके 1290 तक रूल करती है। ये अपने आप को इल्बारी कहेंगे, इल्बारी टर्क्स कहेंगे। तो दे वर ऑल तुर्किश पीपल, बट ये अपनी ओरिजिन में अपने आप को इल्बारी कहते हैं, इल्बारी ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेके 1316 तक रूल कर रहा होता है। वी विल फाइंड कि तुगलक में गयासुद्दीन बिन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1350 और फिरोज शाह तुगलक 1350 से 1388। हुँ, उसके बाद फिर क्राइसिस शुरू हो गई और इसी क्राइसिस का लाभ उठाया तैमूर ने 1398 में जब इन्वेजन किया। हुँ, तो इस हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट तुगलकों का आक्रमण हुआ तब तक हमको ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ही विजयनगर डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है। विजयनगर के साथ साथ बहमनी किंगडम भी बन के आ चुका है। इनफैक्ट जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद भारत में छोटे राज्य और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमण हुआ, सेंट्रल फोर्सेस कमजोर हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब बेसिकली निकल के आएंगे। तो इसी का ही परिणाम था कि सैयद और लोधियों का इमरजेंस हुआ गुजरात में। वी विल सी कि गुजरात सल्तनत की डेवलपमेंट हुई। राजस्थान में राणा संगा आपको, सॉरी राणा कुंभा आपको देखने को मिलते हैं। मालवा इंडिपेंडेंट हुआ, बहमनी सल्तनत इंडिपेंडेंट हुआ, विजयनगर इंडिपेंडेंट हो गया। शर्की डायनेस्टी जौनपुर में रूल करती है और इस पीरियड में लोधीस है ना, उनको बड़ा लाभ हो गया। ये पठान डायनेस्टी के रूप में थे। लोधी में हम कैसे याद रखेंगे? 1451 में शुरू हुआ, 1526 में इनका डिक्लाइन हो गया। ये डिक्लाइन क्यों हुआ था? बाबर के कारण। तो अल्टीमेटली लोधी डायनेस्टी का किसी ने खत्म किया है, वो बाबर था, जिसने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से अटैक करता है। अब हमें क्या याद रखना है सब? तीन चार चीजें याद रखेंगे। बाबर कौन किसका कंटेम्पररी था? तो इस पीरियड में हमको दूसरी चीज याद रखनी, वो है भक्ति मूवमेंट। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पीरियड वेयर इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। तो बाबा नानक की कहानी आप देखोगे तो ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर। कबीर मोस्ट प्रोबब्ली वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर। 1460 से लेके पकड़ के चलो 1530 तक का पीरियड है। तो वो सब के सब, तो बाबर का जब आक्रमण हो रहा था हुँ, तो कहीं ना कहीं ऑल दिस पर्सनालिटीज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वर आल्सो इन इंडिया एट दैट टाइम। इनफैक्ट बाबर का जब आक्रमण हुआ तो हमें यह भी याद रखना है कि नीचे कृष्णदेव राय रूल कर रहे थे। तो बाबर ने 1526 में जब शासन किया और लोधी डायनेस्टी को उसने पलटा दिया, पानीपत की पहली लड़ाई की, तो कृष्णदेव राय उसके कंटेम्पररी आपको मिलेंगे। तो इस थीम के आधारित हमको याद रखना है मिडिवल इंडिया को। 1526 में जब बाबर आया तो एट दैट टाइम विल सी कि मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होगी। बट इस दौर में रीजनल स्टेट्स में विजयनगर है। अब देखो विजयनगर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 डायनेस्टीज रूल करती है। हुँ, ये विजयनगर 1336 में शुरू हुआ था और 1570 तक खत्म होता है, 1570 तक। इसमें 4 डायनेस्टी है। एक है संगम डायनेस्टी जो इसकी फाउंडर हुआ करते थे। दूसरे थे सुलवा जो इनके मिनिस्टर्स थे। इन्हीं को टॉपल करके तुलवास है और फाइनली अराइवेड हुआ है। अब कैसे याद रखेंगे? तुलवा डायनेस्टी से कृष्णदेव राय थे 1509 से 1529 तक। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर अराइवेडु डायनेस्टी आती है। अराइवेडु आखिर की डायनेस्टी है एक्चुअली। कृष्णदेव राय के बाद फिर विजयनगर का डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि इस दौर में विजयनगर की लड़ाई हो रही थी बहमनी किंगडम के साथ। बहमनी किंगडम कहाँ पे रूल करता था? गुलबर्ग और बीदर से। तो बहमनी किंगडम का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया और उनमें से वी विल कम टू नो कि 5 अलग-अलग राज्य निकल के आए। अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बेरार और ये सब के सब। इनको कहते हैं शाही डायनेस्टी, शाही डायनेस्टीज़। ये शाही डायनेस्टीज़ 5 थी। इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, बेरार शाही, सॉरी इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निज़ाम शाही और आदिल शाही। ये शाही डायनेस्टीज़ ने इकट्ठा करके विजयनगर के ऊपर अटैक किया। तो 4 शाही डायनेस्टी थी। इन्होंने कहा कि भई 5 थी, 5 में से 4 ने विजयनगर के ऊपर अटैक कर दिया और 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होती है। इन दिस बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर हार गया और इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो गया। अब इसमें क्या याद रखेंगे कि जब तालीकोटा हुई तब मुगल में कौन रूल कर रहा था? तो हमें बेसिकली अब पीछे ऊपर जाना है। तो हिस्ट्री दोनों टाइम एंड स्पेस में पैरेलली चलती है, ये याद रखना है।
तो जब बाबर आया तो विजयनगर पीक के ऊपर था। हुमायूं जब शासन करता है 1530 से 1540 के बीच में, तब विजयनगर अपनी मैं कहता हूँ कि क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। अकबर तक आते-आते वी विल सी कि विजयनगर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। हम्म, तो हिस्ट्री में हमेशा टाइम एंड स्पेस डायमेंशन याद रखेंगे। ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे दक्षिण में पैरेलली कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। अगर ये टाइमलाइन में याद नहीं रखा तो फिर हिस्ट्री समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये लास्ट पार्ट है मिडिवल इंडिया का। अब हम लोग मिडिवल इंडिया के लास्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज द मुगल्स। तो दिल्ली सल्तनत हमने देखा 1206 से लेके 1526 तक, राइट। इसी पीरियड में हमने विजयनगर का भी डेवलपमेंट देख लिया कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज में निकल के आया। 1526 में बाबर की एंट्री हुई और 1707 तक मुगल्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट मुगल्स कंटिन्यू टू सर्वाइव अप टिल 1857, 1857 तक भी आपको मिलता है। पहले जो मुगल्स आए उनको कहते हैं ओरिजिनल मुगल्स। ओरिजिनल मतलब जो शक्तिशाली थे, मजबूत थे। दूसरा है लेटर मुगल्स, जो 18 सेंचुरी में है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के रूप में। ये लेटर मुगल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनकी शासन आलम से लेके पालम तक हो गई थी। मतलब लाल किले से लेके दिल्ली के आजू बाजू के विस्तार तक सीमित हो चुके थे। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में मराठास का ग्रोथ पीरियड चल रहा था, पेशवास का। तो मुगलों में बाबर 1526 से 30 के बीच में रहा। फिर हुमायूं रहा 1530 से लेके 1540 तक। प्रॉब्लम ये हुआ कि हुमायूं 10 साल तक शासन कर पाया, फिर उसको 15 साल तक भारत के बाहर जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हो गया था 15 साल में? तो शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा सबने। आपने भी सर शायद जी तक जी। शेरशाह सूरी इंडियन रुपीस के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो शेरशाह सूरी जो है उसने हुमायूं को भगा दिया, और इस तरह से उसने सूरी वंश की स्थापना की 1540 से लेके 1555 तक। हुआ क्या कि शेरशाह सूरी ज्यादा टिक नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई 1545 में। फिर अफगान राजाओं के बीच में लड़ाई हो गई। सूरी डायनेस्टी 15 ईयर्स तक रूल करती है। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस वाज द सेकेंड अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में दो बार अफगानों ने डायनेस्टी बनाई है, एक लोधी ने बनाई, रोटी। दूसरी सूरीज ने बनाई। इस तरह से याद रखेंगे। सेकेंडली हुमायूं 1555 में वापस आया, सूरीज को हरा देता है, वो फिर से जीत जाता है, बहुत अच्छी बात है। पर टिक नहीं पाया, मर गया। कैसे मर गया? सीढ़ी से गिर गया था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो अफगानों को फिर मौका मिला कि चलो हम दिल्ली फिर से कैप्चर करते हैं। अकबर आया। अकबर का जो सेनापति था बैरम खान, उसने सेकंड पानीपत की लड़ाई की 1556 में। दैट वाज बिटवीन द मुगल्स एंड द अफगान्स। पहली पानीपत लोधी और मुगल्स के बीच में हुई बाबर। थी, वो भी अफगान और मुगल्स के बीच में लड़ाई है सर, ओके। तो हर बार पानीपत में अफगान मुगल कॉन्फ्लिक्ट ही आपको देखने को मिलती रहती है। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रूल करता है। इस पीरियड में सैकड़ों यूरोपियंस इंडिया के अंदर आता है। पोर्चुगीज बहुत बढ़ जाता है। इसी पीरियड में अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके वी विल सी की एम्पायर भी बना। उसके बाद जहांगीर आया 1605 से लेकर 1628 में। दिस इज द पीरियड वेयर द राइज ऑफ द यूरोपियन कंपनी विल टेक प्लेस। व्हाई? क्योंकि आप देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दुकान सबसे पहले जहांगीर के दौर में खोली थी। ब्रिटिश ने सूरत के अंदर पोर्चुगीज को हराया इन द बैटल ऑफ स्वालीहोल। जहांगीर के समय पे ये सब कुछ हो रहा है। तो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द वीक रूलर इन द मुगल डायनेस्टी। एंड वी विल फाइंड कि यूरोपियंस आर कंसोलिडेटिंग देयर बेस। इनफैक्ट इस दौर के अंदर धीरे धीरे करके और भी यूरोपियंस आते हैं। ग्रेजुअली शाहजहां का पीरियड आया 1628 से लेकर 1658 तक का पीरियड। तो 28 से 58 तक का जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जब शाहजहां को लगा कि अब मुझे अपना साम्राज्य और मजबूत करना चाहिए। खास करके ये जो शाही डायनेस्टीज है इनको खत्म करना चाहिए। तो शाहियों में टोटल अब 5 शाही थे पहले, 5 में फिर 3 ही बच गए थे प्रोमिनेंटली। उसमें शाहजहां ने अहमदनगर को खत्म किया। निजाम शाही डायनेस्टी हुआ करती थी, और 1636 में उसने अहमदनगर डायनेस्टी को खत्म कर दिया। औरंगजेब और उसकी सेना को भेज के, औरंगजेब उसका गवर्नर भी था, उसका बेटा भी था। और इस तरह से शाहजहां ने अपना साम्राज्य बनाया। इनफैक्ट शाहजहां सबसे पहला प्रोमिनेंट राजा है जिसने बंगाल भी जीता था उस पीरियड में। बंगाल अकबर कभी नहीं जीत पा रहा है, पर शाहजहां जीतता है। और शाहजहां जब बीमार हुआ तो औरंगजेब ने सत्ता कब्जे कर ली, और 1658 से लेके 1707 तक आते आते आखिर के मुगल राजा के रूप में 50 साल तक उसने शासन किया। मैं क्यों आखिर का मुगल राजा कह रहा हूँ? क्योंकि 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल आए वो मुगल नहीं थे। वो मतलब काइंड ऑफ पिपुड़ी बजाने मुगल थे सर, ठीक है ना। उनकी कोई ज्यादा सत्ता नहीं है। इनफैक्ट औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर ही शिवाजी महाराज का भी ग्रोथ हो रहा है। 1628 1630 से लेके करीबन 1680 तक ही इज ट्राइंग टू रीबिल्ड एंड एस्टैब्लिश द मराठा एम्पायर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस दौर में आपको ये भी चीज देखने को मिलती है। यूरोपियंस आ चुके हैं, पर यूरोपियंस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर इस बात का है कि भाई यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक मुगल साम्राज्य
नीचे दक्षिण तक चला गया। इनफैक्ट औरंगजेब ने आखिर के 2 शाही डायनेस्टीज़ को खत्म कर दिया। बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी को और कुतुब शाही डायनेस्टी जो हैदराबाद के बाजू में गोलकोंडा से रूल कर रही थी। और उसके बाद फिर उसने शिवाजी के साथ लड़ाई की। खैर शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई 1680 में। उनकी फैमिली ने अपनी डायनेस्टी को कंटिन्यू किया और इस तरह से मिडीवल इंडिया का ट्रांजिशन हुआ 1707 में। 1707 में मुगल राजा औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद इतिहास बदल गया, जज्बात बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आए लेटर मुगल्स। ये लेटर मुगल्स करीबन 10 राजा है। ये आलम से लेके पालम तक शराब, शवाब और कबाब के कभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। शासन व्यवस्था बड़ी कमज़ोर थी इनकी, रेवेन्यू सिस्टम बड़ी कमज़ोर है। इसी का ही फ़ायदा उठाया मराठास ने एक बार फिर। क्यों? क्योंकि 1707 में उभर के आए थे पेशवास। अब पेशवास कह रहे हैं कि अब हमारा साम्राज्य बनेगा, मुगलों का नहीं बनेगा। और इस तरह से पेशवास अपना साम्राज्य बना रहे हैं। लेटर मुगल्स दिल्ली के आजू-बाजू में कंसोलिडेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। यूरोपियंस में इंग्लिश आ चुके हैं, फ्रेंच आ चुके हैं और डच लोगों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और इसी का ही फ़ायदा इन सबको मिलेगा क्योंकि भारत 18th सेंचुरी में एक नए ट्रांजिशन से निकल रहा था। ये बेसिकली सर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके लिए हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। जी सर, मैं सिर्फ एक प्रश्न आपको पूछना चाहूँ। हाँ जी। आप ये जो पानीपत की 3 बार जो लड़ाई हुई, हाँ। तो मतलब क्या ये लोग एक दूसरे को पहले व्हाट्सएप मैसेज भेजा करते थे कि तू भी इधर आ जा और मैं भी इधर आ और इधर ही राड़ा करते हैं? अ, ऐसा क्यों नहीं कि वो मैं दिल्ली में आपके किले पे चढ़ाई करूँगा, नहीं ये दोनों जने मिलके पानीपत ही क्यों जमा हो रहे हैं? सर देखो 3 चीज़ें हैं। यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल भी पूछा था कि व्हाई पानीपत? पानीपत हैज़ बीन अ प्लेस दैट वाज़ चूज़न बाय द इन्वेडर। भारतीय इतिहास में ऐसा रहा है कि इन्वेडर जो है, जो पंजाब कैप्चर कर देता था पहले। तो हमें ये पता चलता है कि बाबर ने सबसे पहले पंजाब कैप्चर कर दिया, तो उसने प्लान ये किया कि मैं दिल्ली में जाके नहीं लड़ूँगा, क्योंकि दिल्ली में लोकल फोर्सेस को ग्राउंड में थोड़ी फ़ायदा होता है। तो ही न्यू कि मैं दिल्ली के बाहर सटा जाऊँगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ का स्थानिक राजा था, उसको भी एक प्रकार का डर था कि मेरे घर में घुस जाएगा तो मेरी किरकिरी हो जाएगी, तो इट्स बेटर टू होल्ड हिम आउटसाइड। तो पानीपत वाज़ एक्चुअली अ ग्राउंड, वहाँ पे सोर्सेस की अवेलेबिलिटी थी, ओपन ग्राउंड था, पंजाब के ऊपर लड़ने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वहाँ लड़ेंगे, जीत के तो फिर बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा आते-आते, तो फिर दिस वाज़ द आइडियल प्लेस। तो 1556 में 1526 में इट वाज़ बाबर हू डिसाइडेड द प्लेस पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। अगेन इन 1556 इट वाज़ मुगल फोर्सेस, द बैरम खान अकबर का सेनापति था। अकबर तो उस टाइम पे 14 साल का लड़का था, उसको क्या समझ में आएगा? बट ही वाज़ द वन हू डिसाइडेड टू टेक द कॉल कि भई मैं अफ़गानों को यहाँ बुलाऊँगा और फिर यहाँ पीटूँगा। 1761 में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि 1761 में एक्चुअली मुगल्स नहीं लड़े थे अफ़गानों के सामने। जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, इट वाज़ द मराठा फोर्सेस ऑफ साउथ इंडिया एंड डेक्कन हू डिसाइडेड टू टेक ऑन द अफ़गान्स एट पानीपत। क्यों? क्योंकि मराठास में पेशवास ने अपना एम्पायर बनाया था। आप देखिए मराठा एम्पायर मैंने लिखा है 1707 से 1761, व्हेreas पेशवाशिप खत्म कब हुई? 1818 में, जब ब्रिटिश ने उनको खत्म किया। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि 1761 में? क्योंकि मराठास आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 दे वर द वंस हू डिसाइडेड टू स्टॉप द अफगान्स कि बहुत हो गया, क्योंकि दिल्ली के आजू-बाजू में अफगानों का दबदबा था। मराठास चाहते थे कि दिल्ली उनके अंडर में आना चाहिए क्योंकि तब जाके उनका दबदबा बनेगा, उनका बिल्कुल। साम्राज्य बनेगा। तो उन्होंने अफगानों को रोकने के लिए और अहमद शाह अब्दाली की सेना को तोड़ने के लिए फिर पानीपत, उसमें भी अहमद शाह अब्दाली ने ही स्मार्टनेस दिखाई। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, मराठा हार गए। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ इन्वेडर्स ने वहाँ पे जानबूझ के करवाई है, एक रीज़न ये है। मतलब सर आखिरी तीसरी लड़ाई में कौन जीते? अफ़गान? अफ़गान जीत गए। इनफैक्ट पहली 2 में अफ़गान्स हारे हैं, तीसरे में अफ़गान्स जीत गए हैं। तो वो अगर जीत गए तो उसके बाद वो क्यों नहीं बना पाए वापस साम्राज्य? बैटल ऑफ पानीपत के बाद ऐसा हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का जो मूल फ़ोकस था वो काबुल था। तो ही नेवर इंटेंडेड टू कम एंड स्टे इन दिल्ली। तो उसने अपने सेनापतियों को अपॉइंट किया था, उसका बेटा भी था जो गवर्नर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट होने वाला था। मराठास ने हार के भी बैटल जीती है ऐसा मानते हैं, क्योंकि द मराठास फॉट वेरी ब्रेवली एंड अल्टीमेटली वो है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मराठास ने ये काम किया कि अफ़गान भले उनसे जीत जाए और मराठास हार गए, पर दूसरी बार यहाँ पे अफ़गान्स एंट्री ना करे उतना माहौल बना गए। और शायद इसी का ही परिणाम था कि भारत में इसके बाद अफ़गान इन्वेजन आपको नहीं देखने को मिलता, उल्टा होने की शुरुआत हुई। मराठास ने जिस तरह से शौर्यता से लड़ाई की और मराठास को खत्म करके जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता के ऊपर आई, तो ब्रिटिश जो थे वो अफ़गानिस्तान में जाके फिर उनको लड़ते हैं। जी सर। मित्रों, इसमें और भी आगे पीछे बहुत सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं, बहुत सारे थीम्स और एनालिसिस हैं। प्रतीक सर ने प्री स्पेशल क्लास में यूट्यूब सीरीज़ में ये सब कुछ पढ़ा है, और अगर आपको स्ट्रक्चरली पढ़ना है तो अनअकैडमी पे उनका कॉम्प्रिहेंसिव पूरा प्लस कोर्स भी चल रहा है, और ये सारी चीज़ आपको अब अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ
आपको एक ही 15 महीने की पूरी एक्सेस मिलती है ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके। 15 महीने इसलिए क्योंकि अभी जून है से लेके अगले मई महीने में प्रीलिम्स हो, तो 11 महीने तो ये हुए और उसके बाद अगले सितंबर में मान लीजिए मेंस हो, तो इसलिए 15 महीने की आपको हैंड होल्डिंग मिलती है। हिंदी मीडियम के बैच अलग हैं, बाइलिंगुअल अलग है, इंग्लिश मीडियम के बैचेस अलग हैं, हर एक जगह टॉप टीचर्स की पूरी टीम चलती है। तो इसको आप ज़रूर से जोड़िए। ऑफ कोर्स यूट्यूब और स्पेशल क्लास वगैरह में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना हो तो वो प्लस क्लास में जो काम होता है वो अलग ही उसकी मतलब प्रोफेशनल क्वालिटी आपको मिलती है, जिसका कुछ आज ट्रेलर हमने सर के साथ देखा। और हिस्ट्री आजकल जिस प्रकार से पूछा जा रहा है ना सिर्फ प्रीलिम में बल्कि मेंस में, तो आपको किसी एक्सपर्ट से पढ़ना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो हम स्किप कर देंगे, भाई प्रीलिम्स में अगर बच भी गए तो मेंस में क्या और करोगे? मेंस में सर सवाल कैसा आ रहा है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑन इंडियन सोसाइटी। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, अब दिल्ली सल्तनत में टेक्नोलॉजी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो थी नहीं, तो उस पीरियड में टेक्नोलॉजी मेटलर्जी में थी, ग्लास मेकिंग में थी, आर्किटेक्चर में थी, फाइटिंग में थी, गन पाउडर को लेके थी, तो वो सब कहाँ पे मिलता है? बिल्कुल। तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ कंडक्ट करवाते हैं अपने प्लस क्लासेस के अंदर। तो तो सब कुछ एक्सेस आपकी अनलॉक होती है, प्रीलिम्स मेंस जीएस सीसेट, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ इट। और इसके अलावा भी प्रतीक सर की जो पूरी सीरीज चल रही है, ये सारे पावर पॉइंट सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेट्स लेट्स क्रैक क्रैक इट। लेट्स क्रैक